हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइट में। जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है, अब इसमें आप लोग न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक से आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इस वीडियो में सिर्फ 5 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ये न्यूमेरिकल लगाकर आपका पहला चैप्टर, इसके बाद भी न्यूमेरिकल है, सारे न्यूमेरिकल आपको लगवाए जाएंगे, एक एक करके हल करवाया जाएगा। ये पहला वीडियो है जिसमें आपके सामने 5 न्यूमेरिकल को हल करेंगे, जिससे कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा, कितना बल है। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में दिया क्या गया है, आंकिक प्रश्न में दिया क्या गया है। तो यहाँ पर दूरी दी गई है, तो दूरी आपकी है r = 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देते हैं, तो 30 × 10⁻² आपका -2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। फिर इसके बाद में आपका आवेश दिया गया है, Q1 दिया गया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। अब हमसे पूछा गया है उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल को। दोनों धन आवेश हैं, तो यहाँ पर इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा, और कितना लगेगा, तो यहाँ से हमें F निकालना है। तो अब हमारे पास F = हमने कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आपको बताया है। तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F = K⁴ Q2/r², और जहाँ K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, क्योंकि K बराबर आपका होता है 1/4πε0, और जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू हम सीधा सीधा रख देते हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं K = क्या होता है, 1/4πε0 होता है कि नहीं, इसी का मान ये होता है, इसलिए हम K का इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से हम K = लिख सकते हैं, K इतना होता है और इसका मान होता है ये। चलिए, तो यहाँ पर मान रखेंगे K का मान कितना है, यानी कि 9 × 10⁻⁹ हो गया, इंटू Q1 आपका है 2 × 10⁻⁷, Q2 आपका है 3 × 10⁻⁷। इसके बाद में अपान में r² है, r² का मतलब है 30 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 30×900 और × 10⁻², 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2 पावर ये कट जाएंगी, ये 2 0 चले जाएंगे, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, आपका हो गया 3 दूनी 6 इंटू 10⁻, अगर देखेंगे तो 2 पावर ये ऊपर जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, 9 2 11 हो गई, और 7 दूनी 14 माइनस की हो गई, तो यहाँ पर माइनस की 3 पावर बचेंगी, आपका यही आंसर हो गया न्यूटन। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए, इसको मैं साफ़ करूं, जिसको भी नोट करना है पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये पहला न्यूमेरिकल था आपका। इसके बाद में अगला न्यूमेरिकल आप लोग पढ़िए। अगले न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है उसको छाटिए। पहले जो हमें दिया जाता है वो मान हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें अगले न्यूमेरिकल में कह रहा है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित
गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो, तब पहले सवाल में पूछ रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे का आंसर निकालें तो दूसरे का आंसर यही हो सकता है, दो आवेशित कण अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें तो पहला कण दूसरे कण पर जितना बल लगाएगा दूसरा कण पहले कण पर भी उतना ही बल लगाएगा, क्योंकि उनके लिए दूरी समान रहती है और आवेश वही होते हैं जो आवेश पहले थे। तो यहाँ से हमें एक का तो डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। अब दूसरे का आंसर हमें पहले सवाल का आंसर निकालना है। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए Q1 इक्वल दिया गया है 0.4 माइक्रो कूलाम। अच्छा, Q2 इक्वल दिया गया है आपका 0.8 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ पर माइक्रो कूलाम दिए गए, हमें दूरी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इनको कूलाम में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा और ये 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। ये हमने सीधे सीधे कूलाम में इनकी वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास कह रहा है कि निर्वात में रखे हैं और इनके बीच बल लगता है 0.2 न्यूटन का। बहुत बढ़िया है। आर का मान हमसे पूछा गया, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि आर है, तो आर का मान हमसे पूछा गया है। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, अभी लिखवाया है। क्या लिखवाया था, के यहाँ पर रखा था ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से मान रख दीजिए। तो 0.2 इक्वल 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 आपका कितना है, तो Q1 है 0.4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 कितना है, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर हमें नहीं पता है। आर स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात, घातों को देख लीजिए, 6 और 6 12, 12 से 9 घातें चली गई आपकी, माइनस की 3 घातें बची हैं, इंटू 0.4 बचा है, इंटू 0.8 बचा है, अपॉन में 0.2 है। तो यहाँ से पॉइंट चला गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 निम्मा आर स्क्वायर इक्वल 8 दूनी 16, 16 निम्मा 144, एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव लग गया और गुणे में 10 की घातें हो गई माइनस की 3। यहाँ से घातों को एक बढ़ा लेते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 144 और गुणे 10 की घात हो गई माइनस की 4। अब हमारा वर्गमूल आसानी से आ जाएगा, तो आर इक्वल हो गया आपका 12 बारियाँ 144 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो ये आपका आंसर रहा, दूसरे सवाल के पहले पार्ट का आंसर रहा। अब दूसरे सवाल के पहले पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया, दूसरे पार्ट का आंसर हमने बता दिया कि दो गोले हैं, दो आवेशित कण हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, इनके बीच की दूरी r मान ली हमने। अब जितना पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाएगा, मतलब इन दोनों के बीच जितना बल होगा वो कितना है, 0.2 न्यूटन, यानी कि ये आवेशित कण इस पर जो बल लगाएगा इतना ही होगा और ये आवेशित कण इस पर जो बल लगाएगा वो भी इतना ही रहेगा। तो दूसरे सवाल का जो आंसर है वो यही रहेगा, 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए, आप लोग को साफ कर दें। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको साफ कर देता हूं। अगले प्रश्न में लिखा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² प्रति MEMP विमाहीन है। सबसे पहले हमें जांच करनी है कि ke² अपॉन ME और MP विमाहीन है। अब यहाँ पर MEMP क्या है, तो मैंने यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें वैद्युत बल और
गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में मैंने संबंध स्थापित करवाया था, तो वही यहाँ पर संबंध दिया गया है। कैसे दिया गया है, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम ई है, एम ई बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आपका E बराबर आवेश जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर है। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले रहेगा वैद्युत बल, वैद्युत बल। ठीक है, अब यहाँ पे माना हमने इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी बराबर r। हमने मान लिया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है, यहाँ पर प्रोटॉन रखा है, और दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। तब वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर k E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यही होगा, क्योंकि हमारे पास होता है, हमारे पास सूत्र होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही सूत्र होता है। अच्छा, यहाँ Q1 इक्वल Q2 इक्वल E दिया गया है, मतलब दोनों पर आवेश नियत है, तो यहाँ सीधा सीधा K E स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ पर वैद्युत बल है तो इसको हमने F लिख लिया। अब हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण की बल की बात अगर करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी लिख लेते हैं, होता है कैपिटल G एम पी अपॉन r स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दे दिया नाम। ये एम पी क्या है वो मैं लिख चुका हूँ। आपके एम ई और एम पी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एम ई और प्रोटॉन का द्रव्यमान है एम पी। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम बता चुके हैं। तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो यहाँ से ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। और हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में भाग दे देते हैं समीकरण 2 का। तो 1 में भाग देंगे तो F अपॉन एफ जी इक्वल आपका के ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और टोटल के बटे कैपिटल जी एम ई एम पी अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका बचा है के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई और एम पी इक्वल। यहाँ से देखेंगे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका भी मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब अतः के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी विमाहीन है। यहाँ पर हमसे सिर्फ यही प्रूफ करवाया गया था पहले क्वेश्चन में। इसके 2 पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन में प्रूफ करवाया गया था कि इसको सिद्ध कीजिए कि विमाहीन है। विमाहीन का मतलब है जिसका मात्रक ना हो। विमाहीन आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा विमा, तो वहाँ पर कुछ नियतांक भी ऐसे होते हैं जिनके मात्रक होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती हैं, परंतु कुछ नियतांक ऐसे होते हैं जिनकी विमाएँ भी होती हैं और मात्रक भी होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो मान आया है इसका कोई भी मात्रक नहीं निकलता है, न्यूटन से न्यूटन कट जाता है। इससे स्पष्ट है कि के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी आपकी विमाहीन है, क्योंकि यहाँ इसका कोई मात्रक नहीं बचा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़िए। उससे पहले मैं इसको साफ कर रहा हूँ, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, आगे क्वेश्चन कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है इस अनुपात का मान क्या है तथा यह अनुपात क्या बताता है। अब यहाँ पर इस अनुपात का मान निकालना है, तो ये अनुपात क्या है आपका के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी। अब इस अनुपात का मान निकालना है तो हम यहाँ पर मान लिख देंगे। जैसे के का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ई स्क्वायर यानी कि 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस की 19 दूना हो गई 38, 19 दूना 38, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। बस इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण आवेशित और प्रोटॉन पर आवेश होता है धन आवेशित, इसलिए इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण भी होता है आकर्षण, तो इसीलिए यहाँ पर हमने सीधा 1.6 इंटू 1.6 और गुणे में 10 की घात 19 मिला के सीधा हमने लिख दिया है 38 घातों को। अपॉन में देखेंगे यहाँ से कैपिटल जी का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, या प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ अगर आप 1.67 और 6.67 रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से कुछ मानों को हटा देते हैं। अगर आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से लगाना है, कैलकुलेशन करनी है और बिना किसी कैलकुलेटर के, तो आप सीधे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से पावर देखिए 38 से 9 चली गई हैं आपकी, 38 से 9 घातें चली जाएंगी, ये माइनस की हैं ये प्लस की हैं, इसलिए 38 से 9 घातें चली जाएंगी। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 38 से 9 कम कर दीजिए तो आपकी घातें 29 बचेंगी। अपॉन यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हमें 6.6 लिख लेना है, 6.67 है 6.6 लिख लीजिए और इंटू 1.6 लिख लेना है और इंटू 10 टू पावर, यहाँ से पावर को हम जोड़ देते हैं 27 और 31 मिलके हो गई 58, 58 और 11 घातें आपकी हो गई हैं 69। कितनी हो गई 69 माइनस की, तो यहाँ से 1.6 सीधा चला गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आपको भाग देना है 16 में 66 का। अब 16 में 66 का भाग तो यहाँ से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 33 दूना 66, तो ये आपका बचा है 8/33 और पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 69 से 29 पावर चली जाएंगी। कितनी आपकी पावर बचेंगी 40। कितनी बचेंगी 40, प्लस की बचेंगी, जी हाँ प्लस की बचेंगी। तो यहाँ से अब हम अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट लगाएंगे 80 हो गया, 33 दूना 66 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ आपका बचेगा तो समथिंग में और इनटू यहीं पर छोड़ दीजिए और इनटू में 10 टू पावर लिख सकते हैं 40, ठीक। अब ये अनुपात, ये तो इनका हो गया अनुपात, यहाँ पर पूछा गया था कि इनके अनुपात का क्या मान है, यानी कि ये अनुपात हो गया। अब अनुपात हो गया, यह अनुपात क्या बताता है। अब हमें लास्ट में देखना है कि यह अनुपात क्या बताता है। तो यह अनुपात बताता है, अगर यहाँ से हम सीधा हमने क्या लिखा था F/Fg, वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल का मान आया है 0.2 समथिंग आएगा, तो यहीं पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। और इंटू 10 टू पावर 40, यहाँ से F इक्वल निकालेंगे तो 0.2 इंटू 10 टू पावर 40 और Fg, तो यहाँ से यह
अनुपात यह बताता है कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻40 गुना होता है। क्या बताता है? वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻40 गुना होता है। 10⁻40 गुना होता है। अगर सही से लिखेंगे तो हम 10 इसको 39 भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक पावर उधर, ये पॉइंट उधर लेके जाएंगे तो 10⁻39 गुना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको सीधा सीधा 2 पॉइंट समथिंग लिखेंगे इंटू 10⁻39 आपकी बचेंगी, तो यहाँ पर हम 10⁻39 भी लिख सकते हैं कि 10⁻39 गुना बड़ा होता है। तो ये आपका तीसरे सवाल का आंसर रहा था। अब इसके बाद चौथे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको साफ कर दें। चलिए, अब आपका चौथा सवाल है। लगाते रहिए, देखते रहिए, ना समझ में आए तो पूछते रहिए। यही होता है ना, न्यूमेरिकल का आलम यही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, तुरंत जाके एक बार फिर वीडियो को देखिए और वीडियो से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के शीर्ष पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? अब यहाँ पर हमें दिया गया है 4 बिंदु आवेश दिए गए। QA का मान दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, QB का मान दिया गया है -5 माइक्रोकूलम, QC का मान दिया गया है -2 माइक्रोकूलम और QD का मान दिया गया है 5 माइक्रोकूलम। और ये ABCD भुजा वाले वर्ग के कोने पर रखे हैं। तो ये हमने एक वर्ग बना लिया। यहाँ पर A नाम दे दिया, यहाँ B नाम दे दिया, यहाँ C नाम दिया, यहाँ D नाम दिया। तो यहाँ पर आवेश जो रखा है QA है। अब QA का हम सीधा सीधा यहाँ मान रख देते हैं। तो यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आपका है -5 माइक्रोकूलम, यहाँ है आपका -2 माइक्रोकूलम और यहाँ आपका रखा है 5 माइक्रोकूलम। अब इसके केंद्र पर, अब इसका केंद्र कहाँ होगा? तो जहाँ पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वही तो इसका केंद्र होगा। ये इसका केंद्र हो गया। अब यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। अब इस वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हर भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें यहाँ देखना है कि इस 1 माइक्रोकूलम वाले आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बल निकालने के लिए हम यहाँ निकाल लें कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश रखा है, इस पर लगने वाले बल को निकाल लेंगे। हालांकि सवाल बहुत इजी है। अगर आप एक एक तरीके से एक एक के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो आपको इसमें टाइम लगेगा। अब यहाँ आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस सवाल में यहाँ पर क्या है? A, यहाँ क्या है? C। ये दोनों कोने एक दूसरे के विपरीत हैं। वर्ग के कोने हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब आमने सामने हैं, यहाँ पर हमने देखा कि प्लस का 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है और यहाँ पर हमने देखा कि माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। अगर यहाँ पर हम सीधा सीधा वैद्युत क्षेत्र न निकालें तो सिर्फ यहाँ दिशा देख लेते हैं। यहाँ देखना
2 माइक्रोकूलम का आवेश है, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E1 इधर होगी। चलिए, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी यहाँ पर वो किधर होगी, इधर। सही है। चलिए, यहाँ इसके कारण, इस बिंदु आवेश के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी ओर, क्योंकि माइनस आवेश से माइनस की ओर, प्लस से दूर की ओर, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। सही है, देख लीजिए यहाँ पर यही कहा गया था। 2 माइक्रोकूलम, बी पर -5 माइक्रोकूलम, सी पर -2 माइक्रोकूलम और डी पर 5 माइक्रोकूलम, ए बी सी डी। तो इस प्रकार का हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र एक आएगा इधर और एक आएगा इधर, और इनका जो परिणामी होगा उसकी दिशा होगी इधर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब निकालते हैं दूरी। हमें क्या निकालनी है, दूरी, कि प्रत्येक बिंदु आवेश से केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ हमें निकालना है AC कर्ण। कर्ण AC बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार आपका 10 है, लंब भी 10 है, तो 10.100 हो गया प्लस 10.100 हो गया। तो यहाँ से AC इक्वल आपका आया 10√2, इतना ही आएगा। चलिए ठीक है, ये आया सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम मीटर में इसको चेंज करेंगे तो मीटर में बाद में चेंज कर लेते हैं। हम पहले यहाँ क्या करते हैं कि हमें निकालना है OA। क्या निकालना है, AO। इस केंद्र को हमने मान लिया बिंदु O, तब हमें निकालना है OA। OA बराबर होगा आपका AC/2। तो OA बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10√2/2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 2 5 जा। सही है। तो OA बराबर आपका हो गया 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर क्या देखना है कि हमने दूरी निकाली, जितनी OA होगी उतनी DO होगी, उतनी CO होगी, उतनी ही BO होगी। तो यहाँ पर बराबर करके लिख सकते हैं OB इक्वल OC इक्वल OD। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है केंद्र पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के कारण, यहाँ पर देखिए QA व QC के कारण वैद्युत क्षेत्र, QA और QC के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र। अब बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E1 या E इक्वल आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में होंगे। एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ से आपका E इक्वल हो जाएगा E1। E1 और E2 में हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन मिलेगा 4π1/4πε0 R। R का मतलब है OA, क्योंकि सारी दूरियां बराबर हैं। अब हमारा बचेगा क्या, तो बच रहा है QA और प्लस QB, ये हो गया। अब हम निकालेंगे, यहाँ पर चाहो तो मान भी रख दीजिए, इसको E डैश मान लेते हैं, इसको E डैश मान लिया। तो यहाँ पर अगर चाहो तो मान रख सकते हैं 1/4πε0 ऐसा ही रहेगा, OA ऐसा ही रहने दीजिए। और यहाँ से QA का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइनस चिन्ह सिर्फ बताता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। क्लियर है ना, माइनस चिन्ह क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो इसलिए दोनों को जोड़ना है क्योंकि एक ही दिशा में है। तो अब यहाँ से हमने इसको सीधा सीधा अगर लिखना चाहें तो E डैश इक्वल हम लिख सकते हैं 1/4πε0 और आपका OA
और इनटू में हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। ये हमने निकाल लिया ए और सी के कारण केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार डी बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे डी व बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब dB के कारण वैद्युत क्षेत्र तो वही होगा आपका E बराबर 1/4πε0 कॉमन मिल जाएगा। OA आपका कॉमन रहेगा, दूरी समान है इसलिए OA ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों आवेशों को जोड़ना होगा तो सीधा सीधा लिख दें 10 माइक्रो कूलम, 5 ये 10 माइक्रो कूलम हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है। इनका जो परिणामी होगा, एक की तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, एक की वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, इनका परिणामी यही तो प्रदर्शित करेगा। अब ये प्रदर्शित करेगा तो यहाँ पर टोटल एंगल होता है 90 अंश का, तो यहाँ कितना बचा है आपका 45। तो यहाँ पर इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साफ करें, चलिए अब इसको हम साफ करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया है वो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि अभी हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। चलिए अब हम क्या करें हैं, चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में 45 अंश के कोण पर हैं, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E इक्वल क्या हो जाएगा, E डैश है और एक E डबल डैश है, ये समीकरण 2 हो गया। तो E डैश cos 45 प्लस E डबल डैश cos 45, क्योंकि क्षैतिज घटक ही यूज होता है, लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये बात आप डेरिवेशन से पहले से ही समझ चुके हैं। चलिए तो यहाँ से E इक्वल E1 E डैश का मान कितना है, यहाँ से E डैश और E डबल डैश के मान देखेंगे तो हमें कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0 OA। बचेगा हमारा, यहाँ से देखेंगे cos थीटा भी कॉमन मिल जाएगा, तो cos 45 अंश भी कॉमन ले लीजिए। बचेगा हमारा 4 माइक्रो कूलम और प्लस 10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से अब हम मान रखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 × 10⁹। OA का मतलब कितना था, OA का मतलब आया था 5√2 × 10⁻⁻²। जी हाँ, अच्छा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू ये 10 4 14 और माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻6 हो गया। चलिए यहाँ से देखेंगे हम 9 × 14 × 10⁻⁻6 में से 9 में से 6 चला गया, 3 पावर आपकी बची हैं। इधर देखेंगे तो यहाँ से आपका 2 और 2 √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, तो यहाँ 5 2 जा 10 और इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ से 10 का मतलब है एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर ऊपर जाएगी, कुल मिला के 14 9 चौक 36 और 9 एकन 14 9 126, सही। 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 हो गया और 9 एकन 9 3 12 और इंटू 10 पावर हो गया 4 न्यूटन पर कूलम।
ये तो आ गया वैद्युत क्षेत्र। अब हमसे पूछा गया कितना बल लगेगा, तो बल F इक्वल होता है EQ। तो यहाँ से हमें पता है F इक्वल E का मान कितना है 126 गुणे 10 की घात 4। Q का मान कितना था 1 माइक्रो कूलम, तो 10 की घात -6। यहाँ से 126 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। तो F इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 1.26 न्यूटन। इतना बल लगेगा जो केंद्र पर, एक वर्ग के केंद्र पर जो 1 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है, यहाँ पर बोला गया है कितना है 1 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम पर आवेश कितना, बल कितना लगेगा 1.26 न्यूटन। तो ये अच्छा सवाल था। इस तरीके के सवाल जब भी आते हैं तो 4 नंबर में कम से कम आता है, 3 नंबर से कम तो आता ही नहीं है, 3 नंबर या 5 नंबर। ठीक है, तो 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन तो कम से कम 3 नंबर तो देने हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके 3 नंबर श्योर होंगे। इसको साफ कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंकित प्रश्न। आपके कितने अंकित प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं 4। कितने हो चुके हैं 4। 5वां अंकित प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2 बिंदु आवेश QA दिया गया है, QB दिया गया है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अब यहाँ पर हम इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम बनाकर समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बिंदु दिया गया है A, यहाँ बिंदु दिया गया है B, और इन पर आवेश रखे हैं। यहाँ पर आवेश रखा है -3 माइक्रो कूलम और यहाँ आवेश रखा है प्लस का 3 माइक्रो कूलम। यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का 3 माइक्रो कूलम है। अब इसके मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं O है। इनके बीच की टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर लिख लिया। अब मध्य बिंदु हो गया तो ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई, ये दूरियां हो गई। अब मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है, तो यहाँ से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दूरी तो हमारे लिए नियत है, यानी कि R1 इक्वल R2 बराबर 10 सेंटीमीटर या R1 इक्वल R2 बराबर 0.1 मीटर। ये हमारे लिए दूरी हो गई। दूसरी बात क्या है कि बिंदु O पर जो भी वैद्युत क्षेत्र आएगा, हम मान लेते हैं कि पहले आवेश के कारण आएगा E1, तो E1 की दिशा किधर होगी, यहाँ पर O बिंदु है, आवेश है प्लस का, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर। इधर माइनस का आवेश है, इसकी वजह से भी इस बिंदु पर दिशा होगी इधर, यानी कि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो अब हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे 3 माइक्रो कूलम के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र। अब 3 माइक्रो कूलम की वजह से O पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। ये इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल देते हैं, यहाँ पर फिर लिखेंगे -3 कूलम के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र। अब -3 माइक्रो कूलम की वजह से बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E2 उसको नाम दे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसको समीकरण 2 दे दिया। दिशा दोनों की हमने बता दी पहले से ही, ये प्लस आवेश है तो इसके कारण दूर की ओर, ये माइनस आवेश है तो इसके कारण इसकी ओर, दोनों की दिशा एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 व E2 एक ही दिशा में है।
अब एक ही दिशा में है तो हमने बताया वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, दोनों वैद्युत क्षेत्र को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ से देखेंगे E1 प्लस E2 में तो हमें E1 और E2 में कॉमन मिल रहा है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और r स्क्वायर, इतना कॉमन मिल रहा है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो Q1 और Q2 के मान भी तो बराबर हैं, जितना Q1 है उतना ही Q2 है, दोनों मान बराबर हैं। तो यहाँ से हमारा Q भी कॉमन हो जाएगा, यानी कि या लिख लीजिए आप सीधा सीधा Q1 और प्लस Q2। तो यहाँ से इसका मान कितना हुआ, 9 × 10⁻9 गुणे Q1 की वैल्यू है 3, Q2 की वैल्यू है 3 और इनटू माइक्रो कूलाम में थे तो इसलिए हम इनको सीधा सीधा कूलाम में चेंज कर रहे हैं। तो पावर हो जाएंगी 3 और 3 6, यानी कि 3 + 3 और पावर इनकी हो जाएंगी दोनों की पावर 10⁻⁻6 और यहाँ से अपॉन r स्क्वायर, r का मतलब है 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ज़रा देखना भाई। ये 3 3 6 हो गया, 9 6 9 54 हो गया, 54 गुणे 10⁻3 बचा प्लस का 6, 9 से 6 चली गई, अपॉन में है 0.01। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, यानी कि 5.4 × 10⁻3 और यहाँ से एक पावर और बढ़ जाएगी तो 3 3 6 पावर हो गई न्यूटन प्रति कूलम। ये रहा आपका प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तब तक इसको आप लोग देखिए, साफ करिए, मैं साफ कर रहा हूँ भैया। चलिए, क्या बात है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, चलिए लगा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे। इसमें बी पार्ट कह रहा है, लास्ट पार्ट है, बी पार्ट कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ से हमने देखिए कि वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लिया है। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया था, 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम, यही आया। ए पार्ट का आंसर वैद्युत क्षेत्र का मान यही आया। ये हमारा डायग्राम था, यहाँ Q1 था, यहाँ Q2 था, ये मध्य बिंदु था, ओ ये दूरी थी R1 जो 10 सेंटीमीटर थी, ये दूरी R2 थी जो 10 सेंटीमीटर थी। अब इसी बिंदु O पर आवेश रखा जाता है 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम, यानी कि ये तीसरा कोई आवेश है जिसको यहाँ पर Q आवेश है, जिसको यहाँ पर रख दिया जाता है। अब इस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल चुके हैं। अब इस पर कितना बल लगेगा, तो सीधा सीधा इस वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश रखा है तो F = EQ लगा सकते हैं। तो F = E का मान कितना है, 5.4 × 10⁻6 और इंटू Q का मान कितना है, 1.5 × 10⁻⁹। तो यहाँ से 15 चक्कू 60 और 15 पना 75, 75 और 6 75 6 81। अब 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर हो गया, गुणे में 10⁻³ बची, ये इतना न्यूटन बल लगेगा।
तो ये प्यारे प्यारे आपके फर्स्ट चैप्टर के 5 न्यूमेरिकल थे जिनको मैंने सॉल्व करवाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दूसरे इससे आगे के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपने प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स लाइट पर। धन्यवाद।